Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Section 2 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 को आज मैं डील करने वाली हूँ। इसके कुछ टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सेक्शन 2 में सब सेक्शन 1 H में कंप्लेंट को यहाँ पर क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है कि परिवाद क्या होता है। तो कंप्लेंट और FIR दो टर्म्स हैं, पहले इनको समझ लेते हैं कि कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है और FIR हमेशा पुलिस ऑफिसर को की जाती है। तो किन केसेस में FIR होती है और किन केसेस में कंप्लेंट होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, तो उसमें क्या होती है, उसमें हमेशा FIR होती है। ऑलरेडी संज्ञेय अपराध को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उनमें हमेशा FIR होती है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं, जो ज़्यादा गंभीर प्रकृति के नहीं हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है? तो ये हम इस BNSS के शेड्यूल से पता कर सकते हैं कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा अपराध असंज्ञेय है। तो संज्ञेय अपराध में हमेशा FIR होती है, और कंप्लेंट में क्या होता है, हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी कंप्लेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है कि एनी एलिगेशन, कंप्लेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि कोई भी एलिगेशन ओरल और रिटन हो सकता है। या तो आप मौखिक रूप से बोल करके कोई एलिगेशन लगा सकते हो या आरोप लगा सकते हो, या फिर आप रिटन में दे सकते हो मजिस्ट्रेट को, टू मजिस्ट्रेट की कोई भी एलिगेशन मजिस्ट्रेट को क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो, ओरल भी और रिटन भी। टू टेक एक्शन, और आप किस व्यू से दे रहे हैं, विद द व्यू, आप इस व्यू से दे रहे हैं कि मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन लेंगे, विद द व्यू टू टेक एक्शन बाय हिम, कि मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन लेंगे अंडर दिस संहिता, इस संहिता में। और यहाँ एलिगेशन हम किस पर लगा रहे हैं, या तो किसी पर्सन पर जो नोन है, जिसे हम जानते हैं जिसने अपराध किया है, या फिर अननोन पर्सन जिसे हम नहीं जानते हैं कि किसने अपराध किया है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। सम नोन और अननोन पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, कि किसी नोन या अननोन पर्सन ने हमारे खिलाफ क्या किया है, अपराध किया है। तो स्टूडेंट्स, कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट इज एन एलिगेशन, कोई एलिगेशन है किसी भी अपराध का, किसको की जाती है, मजिस्ट्रेट को। किस व्यू के साथ की जाती है, कि ताकि वो मजिस्ट्रेट उस पर कोई एक्शन ले, और सब नोन और अननोन पर्सन के खिलाफ। बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, बट इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये जो इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट भी आती है। तो यहाँ पुलिस रिपोर्ट कभी भी कंप्लेंट नहीं कहलाएगी। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, ये यहाँ पर BNSS के सेक्शन 193 में इसको बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। जब FIR हो जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो अपनी रिपोर्ट क्या करती है, कोर्ट में सबमिट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट कभी भी क्या नहीं होगी, कंप्लेंट नहीं कहलाएगी। बट ऐसा कौन सा केस है, इन विच केस जो पुलिस रिपोर्ट है इट विल डीम्ड एज कंप्लेंट, कि वो कंप्लेंट कहलाएगी। तो यह एक्सप्लेनेशन में वो बात बताई गई है कि कब पुलिस रिपोर्ट क्या कहलाएगी, कंप्लेंट कहलाएगी, और कब कोई पुलिस ऑफिसर जो उस पुलिस रिपोर्ट को सबमिट कर रहा है वो कंप्लेनेंट कहलाएगा। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जुडिशरी में एक्सप्लेनेशन से, कि व्हेन पुलिस रिपोर्ट डीम्ड टू बी कंप्लेंट, तो ये कब कंप्लेंट कहलाएगी पुलिस रिपोर्ट, जब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इट डिस्क्लोजेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या डिस्क्लोज होता है, कि कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस निकल के आता है। मान लो कोई FIR हुई, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हुई, संज्ञेय अपराध के लिए हुई, और पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या, कौन सा अपराध निकल कर आया, असंज्ञेय अपराध। तो असंज्ञेय अपराध अगर निकल कर आता है, तो उस रिपोर्ट को जो पुलिस ऑफिसर ने सबमिट की है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कंप्लेंट कहेंगे। और उस पुलिस ऑफिसर को क्या कहेंगे, दैट पुलिस ऑफिसर डीम्ड टू बी कंप्लेनेंट, उसको हम कंप्लेनेंट कहेंगे। तो यहाँ ये एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 आई में दिया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, आई में सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। कोई भी डिवाइस होता है, उसके थ्रू आप कोई भी मैसेज सेंड करते हो, आप कोई पिक्चर सेंड करते हो, या फिर आप उसमें कोई भी रिटर्न कुछ भी आप सेंड कर रहे हो, वर्बल आप कुछ
अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हो या फिर कोई भी पिक्टोरियल कोई पिक्चर सेंड कर रहे हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट कर रहे हो किसके थ्रू, वीडियो या फिर कोई भी वीडियो कंटेंट भेज रहे हो, वो किसी भी डिवाइस के थ्रू आप ट्रांसमिट कर रहे हो। ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू अ डिवाइस। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप किसी भी डिवाइस से उसको क्या कर रहे हो, उसको ट्रांसमिट कर रहे हो। और वो डिवाइस कौन से हो सकते हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दी है। फ़ोन, मोबाइल, वायरलेस फ़ोन उसमें आ सकता है, उसमें कंप्यूटर आ सकता है, ऑडियो वीडियो प्लेयर आ सकता है, कैमरा आ सकता है, अदर डिवाइस और अदर डिवाइस। तो अगर इस तरीके से लिस्ट आती है तो अदर डिवाइस का मीनिंग हम क्या निकालेंगे, जो सेम टू सेम इन्हीं की तरह का कोई डिवाइस जो क्या करता हो, जो ट्रांसमिट करता हो कोई भी ऑडियो वीडियो मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कि अदर डिवाइस ऐसा होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हो, उसको नोटिफाई किया हो, तभी वो क्या कहलाएगा, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की उसमें मीन्स में आएगा कि हाँ इसके थ्रू ये जो डिवाइस है ये इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है, उसको नोटिफाई किया है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है सेक्शन 2(1)(j)। सेक्शन 2(1)(j) में हाई कोर्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाई कोर्ट, हमें पता है कि हाई कोर्ट कोई भी राज्य है, स्टेट है, उसका हाईएस्ट कोर्ट कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। बट यहाँ पर 1, 2, 3 पार्ट्स में इसको हाई कोर्ट को बताया है, क्योंकि केवल राज्य ही नहीं, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसके लिए हाई कोर्ट का मतलब क्या होगा, तो वो भी इसमें बताया है। और थर्ड में केवल यूनियन टेरिटरी है तो उसके लिए कौन सा हाई कोर्ट होगा। तो पार्ट 1 में क्या बताया है कि ऐसा हाई कोर्ट जो राज्य का क्या हो, हाईएस्ट कोर्ट हो। हाईएस्ट कोर्ट को हम क्या कहेंगे, हाई कोर्ट कहेंगे कोई भी राज्य का। सेकेंड नंबर पर है, सेकेंड पार्ट में यूटी, यूनियन टेरिटरी, अगर वो एक्सटेंड करता है किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, कि एक राज्य का क्षेत्राधिकार उस यूटी पर भी एक्सटेंड करता है, तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है वही हाई कोर्ट उस यूटी का भी होगा। तो हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंडेड टू दैट यूटी, उस यूनियन टेरिटरी पर अगर उसका अधिकारिता है। और ये कहाँ लिखा है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी पर किसी भी राज्य का हाई कोर्ट जो है उसकी अधिकारिता होगी, तो हम संविधान में ये पढ़ सकते हैं। संविधान में लिखा है, भारतीय संविधान में, कि कोई भी जो स्टेट है अगर वो यूटी पर भी क्या करता है, एक्सटेंड करता है उस हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, तो वहाँ का जो हाई कोर्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो हाई कोर्ट कहलाएगा यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। और अगर उस किसी राज्य का किसी यूनियन टेरिटरी पर एक्सटेंड नहीं है, अलग से कोई यूटी है, तो उसके लिए क्या होगा, कौन सा कोर्ट हाई कोर्ट कहलाएगा, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, जिस कोर्ट में सबसे फाइनली अपील होती है, और क्रिमिनल अपील यहाँ पर लिखा है, तो जिस न्यायालय में क्या होती है, फाइनल जो अपील होती है वो यूटी के लिए बताया गया है, वो हाई कोर्ट, उसको हम हाई कोर्ट कहेंगे। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के को हम एल के साथ पढ़ेंगे, के एल, ठीक है। तो क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस पूछा जाता है जुडिशरी के एग्जाम में। तो इंक्वायरी क्या होती है कि इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट, तो इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाती है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट अदर देन ट्रायल, ट्रायल नहीं होती है इंक्वायरी, कभी भी ट्रायल नहीं होती है। कि इंक्वायरी कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है, या फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है इंक्वायरी करने के लिए। और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर करती है। और इन्वेस्टिगेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, कि वो एविडेंस कलेक्ट करती है। जब कोई अपराध हो जाता है तो उसकी एफआईआर होती है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगी। उसकी अगर कंप्लेंट होती है तो मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी कर सकता है या करवा सकता है। तो यहाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के में क्या है, इंक्वायरी है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एल में क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता कलेक्शन ऑफ एविडेंस, मेनली अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो टर्म है उसको याद रखना है, कि साक्ष्यों को संग्रहित करना, साक्ष्यों को इकट्ठा करना, वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। किसके द्वारा की जाएगी, बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या फिर बाय एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, कोई भी ऑफिसर जिसको मजिस्ट्रेट ने क्या किया है, ऑथराइज किया है, बट वो क्या नहीं होना चाहिए, दूसरा मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए।
कि किसी भी ऑफिसर को मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इंक्वायरी करने के लिए ऑथराइजेशन दे सकता है। तो अगर उस पुलिस ऑफिसर ने या उस ऑफिसर ने कोई भी केस में इन्वेस्टिगेट किया, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस किए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इन्वेस्टिगेशन। वो सारी प्रोसीडिंग्स क्या कहलाएंगी, इन्वेस्टिगेशन की श्रेणी में आएंगी अंडर दिस संहिता, इस बीएनएसएस में। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि स्पेशल लॉ के लिए एक्सप्लेनेशन दी है कि यदि स्पेशल लॉ और आपका जो बीएनएसएस है उसमें कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है, कुछ भी क्लैश होता है, या कोई डिफरेंट बात कही जाती है स्पेशल लॉ के द्वारा इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो उसमें इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। यदि स्पेशल लॉ और आपके बीएनएसएस में कोई भी इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, स्पेशल लॉ कुछ और बात लिख रहा है कि इतने दिन में इन्वेस्टिगेशन होनी कंपलसरी है, या फिर जो आपका बीएनएसएस है वो कुछ और बात लिख रहा है इन्वेस्टिगेशन को लेकर कि अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस प्रोसीजर से होनी चाहिए, तो हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। अगर इन दोनों में इनकंसिस्टेंसी होती है तो हमेशा स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। इट मीन्स स्पेशल लॉ के जो प्रोविजंस हैं वही क्या होंगे, वही लागू होंगे। तो यहाँ पर स्पेशल लॉ को क्या दिया है, प्रेफरेंस दी है कि स्पेशल लॉ जो है उसी के तहत कार्रवाई होगी, न कि बीएनएसएस के तहत। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स हैं ये आपको समझ में आई होंगी। सारी टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एच भी इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, मेनली प्री का क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पूछ सकते हैं क्योंकि ये नई टर्म जुड़ी है यहाँ पर बीएनएसएस में, ये न्यू टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार के प्री एग्जाम में। और नेक्स्ट जो है हाई कोर्ट पहले भी था इसमें जे में, और अब न्यू बीएनएसएस में भी हाई कोर्ट को सेम टू सेम डिफाइन किया है कि हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, तो मेंस में भी पूछ सकते हैं और आपके इसमें प्री का भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और एक्सप्लेनेशन से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारी टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।